नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हम लोग 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फैक्ट हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है पहले उन्हें सॉल्व करेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे आखिरी में देखेंगे। ठीक, इस वीडियो में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न लिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 4 से 5 नंबर अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो लगभग कवर हो सकते हैं और सभी टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न लेने की कोशिश की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 100 एमसीक्यूज के 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में और भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल हैं। 111 यानी 111 एमसीक्यूज का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन वीडियोस को आप लोग देखिए और यहां से आपके काफी क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। ठीक, और प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए क्योंकि आप सभी का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। 30 एमसीक्यूज का ये सेट है और 30 में कितने आपके सही होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। पहला ऑप्शन है बुद्धि का सार्वेंट सिद्धांत, बी है थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, सी है स्पीयरमैन का जी कारक और डी है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। इससे रिलेटेड यहां पर नोट भी है, देखिएगा कि स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार तीनों प्रकार की बुद्धि अर्थात संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि, ठीक है, अनुभवजन्य बुद्धि तथा घटकीय बुद्धि परस्पर तालमेल तथा समन्वय करते हुए क्रियाशील रहती है। ठीक है, सफल बुद्धि वाले व्यक्ति समस्याओं के नियंत्रणशील होने से पूर्व ही उन पर कार्य करके समाधान खोज लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो सफल बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो समस्याओं के नियंत्रणशील होने से पूर्व ही उन पर क्या करते हैं, अपना समाधान, उन पर कार्य करके समाधान खोज लेते हैं। तो ध्यान रखिए कितने प्रकार की बुद्धि है। इसके अनुसार त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार तीनों प्रकार की बुद्धि, तीनों बुद्धियों का नाम याद रखिएगा, संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और घटकीय बुद्धि। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षार्थी हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। ऑप्शन ए है देखिएगा बहिर्मुखी, बी है बहुत परिश्रमी, सी है अपसारी चिंतक और डी है अभिसारी चिंतक। तो इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन जो होता है, सॉरी अपसारी, अपसारी चिंतक, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक हैं। क्या है? अपसारी चिंतक हैं। देखिएगा इससे संबंधित नोट, अपसारी चिंतक क्या है? इस प्रकार के चिंतन में समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्थात व्यक्ति कितनी आसानी से और कितनी संख्या में विचार उत्पन्न कर सकता है नम्यता एवं मौलिकता पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा कि जो अपसारी चिंतन है या अपसारी चिंतक है, इस प्रकार के चिंतन में समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं, समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं। इतना ही याद रखते हैं तो काफी है। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, अपसारी चिंतक। क्या होगा? अपसारी चिंतक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ ही जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिएगा उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि जो सुपर टेट लाइनर्स नाम से, सुपर टेट लाइनर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सुपर टेट लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी डेसिमल चैनल पर। आप इस प्लेलिस्ट को अगर पूरी तरह से वॉच करते हैं, ठीक है, तो काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कवर हो सकते हैं। यहां पर वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर आपको दिए गए हैं। ठीक है, सभी वीडियोस में वन लाइनर क्वेश्चन है और इसे आप लोग वॉच कीजिए, यहां से काफी आपको मदद मिलेगी। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, जहां से जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, और जो एग्जाम से संबंधित, आपके एग्जाम के सिलेबस से संबंधित अगर है तो आप उसको जरूर जो है पढ़िए। ठीक, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक, आप एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानिए, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए। ठीक, तो साथ ही ध्यान दीजिएगा सुपर टेट लाइनर, मैं फिर से बोल रहा हूं, सुपर टेट लाइनर्स के नाम से प्लेलिस्ट है डेसिमल चैनल पर, और एक प्लेलिस्ट और है फैक्ट फॉर टेट। नोट कीजिए, फैक्ट, FACT, फैक्ट फॉर
टेट, इसके नाम से भी प्लेलिस्ट है। अगर इन दोनों प्लेलिस्ट को देख लेते हैं और सीडीपी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से तो देखिए ये जो फैक्ट फॉर टेट है, ठीक, इसमें सभी सभी टॉपिक से प्रश्न है, इसमें सभी टॉपिक से प्रश्न है, ठीक है। सुपर टेट लाइनर में भी इसी तरीके से है, सभी टॉपिक से प्रश्न है, तो आप इसे देखिएगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है? थर्ड है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को डॉट 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 कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है सामाजिक अधिगम, बी है गौण अनुकरण, सी है सामान्यीकरण और डी है प्राथमिक अनुकरण। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम। क्या होगा? सामाजिक अधिगम, ठीक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सामाजिक अधिगम। थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहेंगे? सामाजिक अधिगम कहेंगे, सामाजिक अधिगम। फोर्थ क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कुश्ती में भाग लेने वाले, ऑप्शन ए है कुश्ती में भाग लेने वाले लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। बी ऑप्शन दे रहे हैं कि अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। सी ऑप्शन है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी ऑप्शन है कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, ठीक। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को ऐसा करना चाहिए कि जो लड़के लड़कियां हैं उनको एक साथ, ठीक है, अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर सीडीपी में फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए है वर्णन करना, बी है वर्गीकृत करना, सी है पहचान करना और डी है अंतर करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, नोट कीजिएगा, डी ऑप्शन है अंतर करना, ठीक है। नोट कीजिएगा कि अंतर जो है ये संज्ञानात्मक क्रिया पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ये है अंतर करना, ये जो है दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, अंतर करना, ठीक। फिफ्थ का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है आनुवांशिकता, बी है विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, सी है सामाजिक अंतःक्रिया और डी है अहम केंद्रता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया। क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र है? सामाजिक अंतःक्रिया, जो कि पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है, कम करके आंका गया है, ठीक है। नोट कीजिएगा, यहां पर पियाजे से भी है। तो देखिए पियाजे भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को कम महत्व देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की जो है, ठीक है, वाइगोत्स्की नाम याद कर लीजिए, ये जो वाइगोत्स्की है ये भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व देते हैं, ठीक है। पियाजे कम देते हैं और जबकि वाइगोत्स्की जो है ये भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व देते हैं। अब देखिए इसी प्रश्न में बोला जाए कि भाषा विकास के संदर्भ में, ठीक है, भाषा विकास के संदर्भ में क्या नाम है कि कौन सा क्षेत्र है जो पियाजे के द्वारा कम आंका गया है, लेकिन वाइगोत्स्की द्वारा ज्यादा, ठीक। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व दिया है और पियाजे ने कम दिया है। तो अगर घुमा करके प्रश्न पूछा जाए किसने ज्यादा आंका है, तो वाइगोत्स्की होंगे, और किसने कम करके आंका है तो याद रखिए पियाजे, ठीक। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट था, 6 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, वीआईएमपी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ऑप्शन ए है समाज सांस्कृतिक, बी है मानवीय, सी है व्यवहारवादी और डी है संज्ञानात्मक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मानवीय। याद रखिएगा मानवीय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मानवीय। यहां पर नोट भी है कि मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत के अनुसार भोजन पानी आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है इसके अनुसार भोजन पानी आदि ये सभी मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सेवंथ का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर है, निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? ठीक है,
अगर कोई बच्चा हकलाता है, ठीक है, तो उससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रवर्धित वाक, बी है परिणामकारी वाक, सी है लंबित वाक और डी है अनुश्रुत वाक। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, प्रवर्धित वाक। ठीक है, प्रवर्धित वाक। और ये प्रवर्धित वाक होता क्या है ये भी आपको समझना होगा। तो देखिए प्रवर्धित वाक जो है ये देर तक बोलना, लंबे समय तक भाषण। प्रवर्धित वाक का मतलब होता है कि देर तक बोलना, लंबे समय तक भाषण पद्धति का उपयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। तो 8th का राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। देखिएगा, विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है? ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था और डी है प्रसव पूर्व अवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, प्रसव पूर्व अवस्था। याद रखिएगा, शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि विकास प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है। यह मुख्यतः 3 चरणों में होता है। कौन कौन से इसके 3 चरण हैं आपको ये भी याद रखना है, कीटाणु मंच, भ्रूण अवस्था और आपका तीसरा है भ्रूण चरण। याद रखिए, कीटाणु मंच, भ्रूण अवस्था और भ्रूण चरण। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 10वां क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए है मुख्य रूप से शिक्षक से, बी है व्यक्तिक और सामूहिक रूपों में, सी है व्यक्तिक रूप से और डी है समूहों में। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि व्यक्तिक और सामूहिक रूपों में, व्यक्तिक और सामूहिक रूपों में सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक रूपों में। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर है, नोट कीजिए 11th नंबर। क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डॉट 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 से बचती है। ऑप्शन ए है सामाजिक उत्तरदायित्व, बी है लैंगिक समानता, सी है लैंगिक पूर्वाग्रह और डी है लैंगिक संवेदनशीलता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, 11th का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या होगा? लैंगिक पूर्वाग्रह। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। कोलबर्ग के अनुसार, यहां पर अनुसार है, पूरा लिख लीजिएगा। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है नैतिक यथार्थवाद, बी है नैतिक दुविधा, सी है नैतिक तर्कणा और डी है सहयोग में नैतिकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नैतिक यथार्थवाद। क्या होगा? नैतिक यथार्थवाद। ए ऑप्शन इसका 12 का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन नैतिक यथार्थवाद। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को यथार्थवाद यानी नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। नैतिक यथार्थवाद, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है मन का मानचित्रण संबंधित है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए है मन का चित्र बनाने से, बी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, सी है बोध या समझ बढ़ाने के तरीके तकनीकी से और डी है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13 का होगा, बी ऑप्शन, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का मानचित्रण संबंधित है। बी ऑप्शन 13 का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ठीक है, नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बी है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी है सानिध्य की आवश्यकता और डी है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो कौन सा नहीं है यही आपको बताना है, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि नहीं है पूछा गया है तो वही बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना डी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा कौन सा नहीं है तो डी ऑप्शन राइट आंसर है, बाकी सभी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट 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 को जाता है। ठीक है, तो देखिए इस ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पियाजे, बी है स्किनर, सी है कोलबर्ग और डी है पावलोव। तो देखिएगा बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, पियाजे। क्या होगा? पियाजे। किसको जाता है इसका श्रेय? पियाजे को जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, देखिए इस तरह का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आज इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आप तैयार रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है, बताइए कौन होगा स्वतंत्र चर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में? शिक्षार्थी होगा, शिक्षक होगा, कक्षा कक्ष होगी या पाठ्य वस्तु होगी? तो देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसमें स्वतंत्र चर होता है 16 का राइट आंसर नोट कीजिए, शिक्षक। कौन है स्वतंत्र चर?
शिक्षक स्वतंत्र सॉरी शिक्षार्थी इसमें लग गया है, हटाइए इसको, शिक्षार्थी, ठीक है। कौन होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन होगा, शिक्षक, ठीक है। याद रखिएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर क्या है? स्वतंत्र चर शिक्षक होंगे, शिक्षक, टीचर, ठीक है। शिक्षक जो है ये स्वतंत्र चर है, याद रखिए कि शिक्षार्थी नहीं, वो गलती से लग गया था, ठीक। शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, ये स्वतंत्र चर होते हैं शिक्षक, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन है, ठीक है। अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन है, किसका है? ऑप्शन ए है क्रेच एवं क्रचफील्ड, बी है हिलगार्ड, सी है वुडवर्थ और डी है स्किनर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्रेच व क्रचफील्ड, क्रेच व क्रचफील्ड, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक। देखिए कथन वाले प्रश्न भी आप लोगों को तैयार रखने हैं। मैं आप लोगों को कथन वाले जो भी इंपॉर्टेंट कथन है और उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं, उसका वीडियो मैं अलग से आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा चैनल पर, ठीक है। याद रखिएगा कथन और उससे संबंधित जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक, पुस्तक और उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक आपको चैनल पर जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्न में से कौन सामाजिक प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक, ऑप्शन ए है भूख, बी है प्यास, सी है प्रेम और डी है आत्मगौरव। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, आत्मगौरव। आत्मगौरव क्या है? सामाजिक प्रेरक है भैया, सामाजिक प्रेरक है, ठीक है, सामाजिक प्रेरक, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य किसके लिए उपयोगी होता है? शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य किसके लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के लिए, बी है स्वयं के लिए, सी है समाज के लिए और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो शिक्षक है इसका मानसिक स्वास्थ्य याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि राइट आंसर क्या हुआ। तो ऑप्शन ए है शिक्षार्थी के लिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए। तो देखिए लगभग लगभग इन सभी के लिए, जो ये तीनों ऑप्शन दिए है ना, इन तीनों ऑप्शन के लिए ये तीनों ही ऑप्शन राइट आंसर हैं। लेकिन हम एक को तो लगा नहीं सकते, दो को लगा नहीं, इसमें हम क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ठीक। उपरोक्त सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षार्थी, स्वयं के लिए और समाज के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को, इस तरह के कथन को, इस कथन को तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो, बी है जेम्स ड्रेवर, सी है थॉर्नडाइक, डी है गेट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 का क्रो एंड क्रो। याद रखिएगा सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है, क्रो एंड क्रो का कथन है। किसका कथन है भैया? क्रो एंड क्रो का कथन है। मैंने कहा आपसे अभी कि कथन की वीडियो, उससे संबंधित मनोवैज्ञानिक की वीडियो, ठीक है, कथन और मनोवैज्ञानिक, हम आपको जल्द ही डेसिमल चैनल पर इसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साथ ही पुस्तक और उनसे संबंधित पुस्तक बुक्स और उनसे रिलेटेड जो भी लेखक होंगे, मनोवैज्ञानिक होंगे, उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। 21 नंबर। अगला क्वेश्चन है वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो देखिए यहां से एक प्रश्न तो यही बनता है कि अंतर्दृष्टि अधिगम का पर प्रयोग किसने किया था? तो वोल्फगैंग कोहलर द्वारा, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा इन्होंने किया था। किसने किया था? वोल्फगैंग कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम पर प्रयोग किया था। कब किया था? दूसरा प्रश्न ये बन रहा है, ठीक है। तो ये कब किया था? ऑप्शन ए है 1920, बी है 1921, सी है 1922 और डी है 1923। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? ए ऑप्शन होगा 1920। याद कर लीजिए 1920 में कोहलर जी ने, ठीक है, अंतर्दृष्टि अधिगम कब पर प्रयोग किया था? वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम पर प्रयोग कब किया गया? 1920 में, 1920 में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर इसका देखिए ऑप्शन ए है, डी है, बी है थॉर्नडाइक, सी है एच वर्ग और डी है कोहलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22 का एच वर्ग। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा एच वर्ग, एच वर्ग ने दिया था, ठीक है, एच वर्ग ने दिया था, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एच वर्ग, एच से इसका एक ट्रिक ऐसे बना लीजिए, एच से हेल्थ होता है और यहाँ पर स्वास्थ्य, ये भी एच से होगा हेल्थ, ठीक है। तो एच यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, तो इस तरीके से नाम थोड़ा सा
आप लोग ट्रिक बना करके कर लीजिए, ठीक। लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप याद ना कर सके। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत एच वर्ग ने दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। कोहलर ने अपना सिद्धांत, अपना अधिगम सिद्धांत जो है प्रतिपादित करने के लिए किस पर प्रयोग किया, ठीक है। कोहलर महोदय ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया किस पर। ऑप्शन ए है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, बी है अल्बर्ट नामक चिंपैंजी पर, सी है अल्बर्ट नामक बंदर पर, या डी है सुल्तान नामक बंदर पर। तो देखिए, मैंने आपको अपनी वीडियो में ठीक है, और आपने साथ ही साथ वीडियो के अलावा देखा होगा थंबनेल में मैंने कई बार ये लगाया है कि इस आपका पावलाव का कुत्ता दौड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा कोहलर के चिंपैंजी पर, ठीक है। तो यहां पर बंदर आ ही नहीं सकता भैया, ठीक है। यहां पर बंदर आएगा ही नहीं। इन्होंने बंदर पर नहीं किया है, ना ही अल्बर्ट नाम है, ठीक है। पहली बात तो बंदर पर किया ही नहीं है। तो ये नीचे के तो दो ऑप्शन आपके कट ही जाएंगे, नीचे के दो ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक। और हर वीडियो में मैंने आपको कई बार इसको बताया है, इसको रटाया है, इसको याद कराया है कि कोहलर ने चिंपैंजी पर अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। और उस चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान। मैंने आपको कई बार इसे बताया है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या जाएगा, 23 का ए ऑप्शन जाएगा, ठीक है। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक। अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए किस पर प्रयोग किया, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। प्रयोग किस पर किया, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर। किस पर प्रयोग किया, चिंपैंजी पर किया, और चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। और ऑप्शन में यह भी याद रखिएगा, कभी कभी चिंपैंजी ना लिख करके वन मानुस आएगा, ठीक। अब इसके लिए एक ट्रिक है, मैं अभी आगे फिर बताऊंगा आपको, ठीक। तो देखिए 24 नंबर है, आईपी पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्तों पर, सी है चूहों पर, और डी है चिंपैंजी पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए आपको मैंने याद कराया है कि पावलोव का कुत्ता दौड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा कोहलर के चिंपैंजी पर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे। कुत्तों पर प्रयोग किया था पावलोव ने, ठीक है, कुत्तों पर। तो बिल्ली पर किसने किया था, बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने। किसने किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। चूहों पर किसने प्रयोग किया था, तो स्किनर ने किया था, स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। और चिंपैंजी की भी हम लोगों ने बात की है, किसने किया, कोहलर ने, ठीक। तो देखिए सभी कुछ इसमें आपका इंक्लूड हो गया, ठीक। तो अगर आप उसे इसी भाषा में या इसी तरीके से याद रखते हैं, ठीक है, कि पावलाव का कुत्ता दौड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा कोहलर के चिंपैंजी पर, ये 4 प्रश्न आपके ऐसे ही तैयार रहेंगे। साथ ही साथ चिंपैंजी का नाम भी याद रखिएगा, क्या था, सुल्तान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पर। 25 नंबर, निम्न में से जैविक प्रेरक कौन सा है। जैविक प्रेरक, ऑप्शन ए है अर्जनात्मकता, बी है आत्म प्रशंसा, सी है नींद, और डी है मद्यपान। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 25 का सी होगा। जैविक प्रेरक कौन है, जैविक प्रेरक है नींद। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नींद जो है जैविक प्रेरक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 26 नंबर है, नोट कीजिए 26 नंबर, कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ऑप्शन ए है स्किनर, बी है फ्रायड, सी है स्टैनले हॉल, और डी है थॉर्स्टन। तो देखिए 26 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, स्टैनले हॉल, ठीक है। पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है यह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल से संबंधित है, स्टैनले हॉल। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 27 नंबर देखते हैं, गेस्टॉल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है। गेस्टॉल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, स्थिति का स्पष्ट संगठन, बी है मन स्थापी बालकों के प्रशिक्षण में, सी है व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, गेस्टॉल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग क्या है, स्थिति का स्पष्ट संगठन, स्थिति का स्पष्ट संगठन ये भी होगा, मन स्थापी बालकों के प्रशिक्षण में भी है, और व्यवहार को अपेक्षित रूप भी देना है। तो क्या जाएगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, याद रखिएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति है का भी है। क्या है, प्रगति का भी है। ऑप्शन ए है समर्थक भी है, बी है संरक्षक भी है, सी है संशोधक भी है, और डी है आलोचक भी है। तो देखिए विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है, क्या है, संरक्षक है। क्या है, संरक्षक है। संरक्षक किस में है, बी ऑप्शन में है, संरक्षक भी है, ठीक है। याद रखिएगा बी ऑप्शन राइट आंसर, संरक्षक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर,
समाजीकरण में सहायक है, क्या सहायक है? ऑप्शन ए है संगी साथी, बी है स्काउट गाइड, सी है जाति समुदाय और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए समाजीकरण में वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन जाना चाहिए, क्या? उपरोक्त सभी। याद रखिएगा समाजीकरण में संगी साथी भी इंपॉर्टेंट है, स्काउट गाइड भी है और जाति समुदाय, ये सभी सहायक हैं। संगी साथी, स्काउट गाइड और जाति समुदाय, तो राइट आंसर तो डी ऑप्शन जाएगा ना। राइट आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर है, कोलबर्ग के अपने नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा है? ठीक है, कोलबर्ग के अपने नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर की बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं। इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? ऑप्शन ए है 13 वर्ष से ऊपर, बी है 5 वर्ष से कम, सी है 6 से 10 वर्ष, ठीक है, 6 से 10 वर्ष और डी है 10 से 12 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, 13 वर्ष से ऊपर। याद रखिएगा, कोलबर्ग के अपने नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर में 13 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया, 13 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के बच्चों को। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, तो ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, सीडीपी के हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपका कितना स्कोर रहा 30 में, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन जो भी फैक्ट्स हैं इन एमसीक्यूज के साथ साथ उसे भी आप लोग जरूर नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने फैक्ट लिए हैं, देखिएगा कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? तो देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, या थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम, जैसे एक दे दिया और पूछ लिया कि इनमें से और कौन सा है। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनके सिद्धांत के अन्य नाम वो तो याद रखने ही होंगे। ऑप्शन देखिए, पहला इसमें है, सिद्धांत में पहला है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है उसे क्या कहा जाता है? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। साथ ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड है संयोजनवाद का सिद्धांत। इसको संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, फोर्थ है संबंधवाद का सिद्धांत। क्या? संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है फिफ्थ नंबर, अधिगम का बंध सिद्धांत। अधिगम का बंध सिद्धांत। 6 है आवृत्ति का सिद्धांत। 7th है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी इसे एसआर बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआर बॉन्ड भी कहते हैं। एसआर बॉन्ड अगर परीक्षा में पूछा जाए एसआर बॉन्ड तो थॉर्नडाइक का है। ठीक है, किसका है? थॉर्नडाइक। एसआर बॉन्ड जैसे ही देखिए थॉर्नडाइक, राइट आंसर क्लिक कीजिए। ठीक है, अगला को देखते हैं, थॉर्नडाइक का जो संबंध है वो किस देश से है? अमेरिका से। कहां से है? अमेरिका के हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक अमेरिका के थे। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट इसी तरीके से ले लीजिए। ये इतने सिद्धांत, इनके सिद्धांत जो हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं, उनके अन्य नाम हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट इसी तरीके से ले लीजिए और बाद में इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है एनसीएफ से लिया है। एनसीएफ से लिया, देखिए एनसीएफ 2005 की जो थीम है वो लर्निंग विदाउट बर्डन है। लर्निंग विदाउट बर्डन है। क्या है? कभी कभी थीम ही पूछ ली जाती है कि एनसीएफ 2005 की थीम क्या है, तो राइट आंसर आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला देखते हैं, एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति है वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुई है। किससे हुई है? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो थर्ड भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वॉटसन ने केवल भय, क्रोध तथा प्रेम को प्राथमिक संवेग माना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वॉटसन ने प्राथमिक संवेग किसे माना है, तो याद रखिएगा भय, क्रोध, प्रेम। भय, क्रोध, प्रेम को प्राथमिक संवेग माना है। किसने माना है? वॉटसन महोदय ने। किसने माना है? वॉटसन महोदय ने। ठीक, तो फोर्थ पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। इमोशन कहते हैं, ये तो खैर सभी को पता है। संवेग को अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला है व्यक्ति की उत्तेजित या उद्वेलित अवस्था को ही संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग कहते किसे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर लिखा है कि व्यक्ति की उत्तेजित या उद्वेलित अवस्था, जो व्यक्ति की उत्तेजित या उद्वेलित अवस्था होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्ड के अनुसार
नोट कीजिएगा, बर्ट के अनुसार जिस बालक की बुद्धि लब्धि 85 से कम है पिछड़ा बालक होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 से कम है, 85 से कम है, पिछड़ा बालक होगा। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है। तो बर्ट के अनुसार 85 सेलेक्ट करना भैया, ठीक है, 85 याद रखना। जब कहा जाए कि बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, कितनी होती है, तो 85 से कम, 85 से कम, 85 से कम। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, दो व्यक्तियों की बुद्धि विशेषकों, समायोजन और अभिक्षमता एवं व्यवहार में जो अंतर होते हैं उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। वैयक्तिक भिन्नता किसे कहते हैं, तो याद कर लीजिए, दो व्यक्तियों की बुद्धि विशेषकों, समायोजन, अभिक्षमता एवं व्यवहार में जो अंतर होगा उसे क्या कहते हैं, वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ठीक, और अगला पॉइंट है, नोट कीजिए, और लास्ट है ये, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं, तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में 5 प्रेरक है। कितने प्रेरक हैं, 5। ठीक, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 एमसीक्यूज, और साथ ही साथ अन्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, हल्के में मत लीजिए इन्हें, आप लोग तैयार रखिए, ठीक है, एग्जाम के लिए कहीं से कोई भी प्रश्न आ सकता है सीडीपी से, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को तैयार रखने हैं। ठीक है, आप लोगों से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए सीडीपी से तो आप लोगों को तैयार रहे अपने सिलेबस से। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।